वो मेरे जो शुभचिंतक थे ना, जिन्होंने FIR करवाई थी मेरे पे, उन्होंने पहले जाके लिए कि जिन लोगों ने इसकी शिकायत सर्वप्रथम की थी, तात्कालिक मदन जी हो गया, लक्ष्मण जी और पाटनी जी, तीनों, आप तो सब मीडिया के लोग हो, शहर के नागरिक, तीनों पूर्व में वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, क्योंकि उन तीनों ने ही जांच कमेटी के सामने कहा कि हमने शिकायत वापस नहीं ली। जब तो समान आयो, जब तो की बोले को नहीं, और बाद में रड़क काट नहीं, टपदरी बोले कदी तो कह मेरी शिकायत वापस ले ली, कदी कह मेरी वापस ली को नहीं, और पहली शिकायत करी। सीवरेज के फर्जी बिल मामले में ओम कालवा को मिली क्लीन चिट, स्वायत्त शासन विभाग ने किया दोष मुक्त। पूर्व पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा को सीवरेज निर्माण से जुड़े फर्जी बिल मामले में बड़ी राहत मिली है। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने उन्हें इस मामले में दोष मुक्त किया है। शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में ओम प्रकाश कालवा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत जिला कलेक्टर श्री गंगानगर की प्रारंभिक जाँच और वरिष्ठ शासन सचिव विधि जयपुर द्वारा की गई न्यायिक जाँच में उनके खिलाफ कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि यह निर्णय सक्षम स्तर पर अनुमोदित है। कालवा ने कहा कि इस फैसले से उन्हें बड़ी मानसिक राहत मिली है और अब सच्चाई सबके सामने है। तो आज की स्थिति में यही कह सकता हूँ कि रंजिश में मुझे जो है सस्पेंड करवाया अध्यक्ष पद से, सरकार चेंज हुई, न्यायालय में भी मैंने गुहार लगाई, न्यायालय ने फिर कहा सरकार को, या सरकार के पाले की बात को कहा कि सरकार का निर्णय है, उसकी इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो न्यायालय ने जो है सरकार के निर्णय को बहाल रखा, सरकार चेंज हुई, उन्होंने मुझे बहाल किया। मेरे कुछ साथीगण जो थे वो न्यायालय की शरण में गए, मेरे न्यायालय जो मुझे बहाल किया गया था उसको चैलेंज किया न्यायालय ने। मैं जो है उसके निर्णय की व्याख्या नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक ही लाइन में करना चाहूँगा कि सरकार को ये डायरेक्शन दिया कि स्पीकिंग ऑर्डर जिस प्रकार से आपने विस्तृत ऑर्डर को सस्पेंड करने में दिया था, उसी प्रकार से आप स्पीकिंग ऑर्डर जारी करें। बहाल करने की पावर और सस्पेंड करने की पावर राज्य सरकार की है, उसमें उन्होंने कोई हस्तक्षेप करने से मना। उसके उपरांत राज्य सरकार ने फिर मुझे बहाल किया दूसरी बार। फिर मेरे साथीगण जो थे वो न्यायालय में चले गए, मेरे खिलाफ चले गए। फिर मेरे न्यायालय ने कहा कि ये जो स्पीकिंग ऑर्डर है वो पूर्णतः नहीं है, कि बहाल जो है उस ऑर्डर को स्टे कर दिए। फिर भी मैंने आस नहीं छोड़ी, मुझे विश्वास था कि आखिरकार मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि मैंने नियतन और बदनीयती से कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसकी वजह से मुझे पूर्ण विश्वास था न्यायालय पे। आखिरकार 21 नवंबर 2024 को डीपी में जो मेरी रिट लगी हुई थी, यानी मैंने अपील की जो सिंगल बेंच के निर्णय पे, चीफ जस्टिस राजस्थान हाईकोर्ट के, उन्होंने आदेश पारित किया और उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। उन्हें मैं 21 से 25 नवंबर तक अध्यक्षीय पद पर रहकर, और मैं तो यही कहूँगा कि सह सम्मान कर वापस चला गया। ये एक मेरे लिए बहुत ही सुखद स्थिति थी, क्योंकि जिस प्रकार से उठापटक चली, हालांकि परिस्थितियाँ ऐसी रही, राजनीतिक उठापटक भी ऐसी रही, जिसकी वजह से ये सूरतगढ़ ही नहीं, पूरे गंगानगर जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में सूरतगढ़ नगर पालिका की जो उठापटक थी वो चर्चित रही, हाईकोर्ट में ये चर्चित रही। आखिरकार उठापटक चलते चलते अंततः जो है जो न्यायालय ने मुझे वापस सीट पे बिठाया, और आज जो मैं निर्णय आपके समक्ष लेके आया वो राजस्थान सरकार के द्वारा, और जो जुडिशियल इंक्वायरी मेरे खिलाफ राजस्थान सरकार ने सस्पेंशन के बाद जो लगाई थी, उसमें मुझे दोष आपके समक्ष है आदेश दोष मुक्त कर मुझे राहत प्रदान की है। और मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का और मेरे जो शुभचिंतक हैं और से शक्ति, यानी कहूँ कि उस ईश्वर का
जिस पे मुझे अटूट विश्वास है कि आखिरकार न्याय की जीत हुई। असत्य जो हारा, असत्य जीता। मैं तो इतनी कहना चाहूँगा, ज़्यादा कोई नींद नहीं आना चाहूँगा, लेकिन आपके समक्ष ये बात मुझे साझा करने का मेरी इच्छा थी। हालांकि इसको चुपचाप भी पड़ा रहता, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाता, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं भाई बंधुओं से रूबरू होकर मेरी बात को रखूँ और जो मुझे न्याय मिला है उस न्याय को आपके बीच में साझा करूँ। जी, मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं मानता। आने वाला समय जो होगा, आने वाला जो समय हो गया, चाहे कोई सूरतगढ़ की नगर पालिका का चेयरमैन बनेगा, उसको 50 बार सोचना पड़ेगा कि मैं इस सीट पे बैठ रहा हूँ, ये कितना कांटों भराता है। क्योंकि नगर पालिका में और जगह भी काम चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर यही जो मुझे सस्पेंड कराने वाले थे, जो सत्तासीन थे, वही इसी मैटर में जाके एसपी, तात्कालिक एसपी महोदय आनंद जी शर्मा के पास जाके कहा कि साहब ये तो झूठा केस है, इसमें एफआईआर लगाओ। हाँ, एक और बात भी साझा करना चाहूँगा कि मेरे खिलाफ इसी मैटर में धारा 156 के तहत जो इस्तगासा कोर्ट में पेश किया गया था, उसके उपरांत मेरे पे एफआईआर लॉज हुई थी, उसमें भी जो है एफआईआर लग चुकी है, कोर्ट में वो पेश की जा चुकी है। उस पर क्राइम ब्रांच के डीजी MN दिनेश साहब ने जो है उसको प्रमाणित करके कोर्ट भेजा। 500 का ये विषय, अब अकाट्य रूप से आप कर नहीं सकते और काट्य रूप से किसी को भी बलि चढ़ा दो, ये एक न्यायालय की कोई न्याय की परिभाषा में नहीं है। किसी को एक सिर्फ शंका के दृष्टिकोण से आप किसी को चढ़ा दो। हालांकि जो जिस प्रकरण में आज मैं आपसे रूबरू होने के लिए यहाँ बैठा हूँ, उस प्रकरण में केवल और केवल मात्र उस पूरी फाइल में मेरे एक काउंटर सिग्नेचर, केवल एक काउंटर सिग्नेचर। मैंने कहीं फाइल में ये नहीं लिखा भुगतान किया जाना है, फाइल परस्यू कीजिए, ये कीजिए। जिस एजेंसी ने, जिस अथॉरिटी ने, रूडसिको के प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो राशि विद हैंड की, उसी प्रोजेक्ट मैनेजर की अभिशंसा पर वो राशि रिलीज की गई और रिलीज करने के भी आदेश जो है तात्कालिक यो विजय प्रताप सिंह ने पहले से जारी कर दिए। उस आदेश का हवाला देकर, उस आदेश का हवाला देने के उपरांत लेखा शाखा और जो भी भंडार शाखा के जो लोग थे, निर्माण शाखा के, उनके सबके हस्ताक्षर होने के बाद मेरे पास वो काउंटर सिग्नेचर। यानी ये न्यायालय में एक अहम मुद्दा रहा। जैसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई आपने भुगतान पे साइन किए, मैंने कहा नो, भुगतान आदेश पहले पारित हो चुका, उसके बाद मैंने काउंटर सिग्नेचर। और एक चीज़ इसमें और बताई गई, हालांकि बहुत सारी बातें आप जानते हैं भी, राज का जो काम है उसमें अनदेखी की गई। जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा जो ये कमेटी गठित की गई, उस कमेटी में उन्होंने कहा कि 6 लोगों ने हमें शपथ पत्र दिए, 6 लोगों ने शपथ पत्र दिए कि ये जो हमारे से पूछा गया था वो झूठा पूछा गया। तो वो मैं तो पूछने गया भी नहीं, ये मेरा विषय नहीं था। लेकिन मैं इसमें एक तकनीकी बात बता रहा हूँ। तकनीकी बात ये है कि जो 6 लोगों का जो शपथ पत्र थे वो 6/6/2022 के थे। तो वो शपथ पत्र उस वक्त नहीं दिए गए। वो मेरे जो शुभ चिंतक थे ना, जिन्होंने FIR करवाई थी मेरे पे, उन्होंने पहले जाके लिए। वही तो शपथ पत्र खरीदने वाले थे, वही उनके पहचान करने वाले थे। अड़ोसी पड़ोसी उनको कोई नहीं बसता था। वही स्टाम्प वेंडरों से जाके शपथ पत्र खरीद के लाए, यानी स्टाम्प खरीद के लाए। उन शपथ पत्रों को ही इसमें अटैच कर दिए गए, जबकि वो लोग जो तात्कालिक कलेक्टर महोदय ने जो जांच कमेटी गठित की थी, उनके समक्ष वो उपस्थित नहीं हुए, सिर्फ उनका हवाला दे दिया गया। यानी 6 महीने या 9 महीने पहले जो शपथ पत्र लिए गए थे मेरे खिलाफ, जिन लोगों ने शिकायत की थी, वो शपथ पत्र ही ऐड ऑन कर दिए गए। और एक बात और यहाँ आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इसकी शिकायत सर्वप्रथम की थी, तात्कालिक मदन जी ओझा, आपके ये लक्ष्मण जी,
और पाटनी जी, तीनों, आप तो सब मीडिया के लोग हो, शहर के नागरिक हो, तीनों पूर्व में वाइस चेयरमैन रह चुके हैं राजस्थान नगर पालिका। वो छोड़ो, मैं तो ये उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन तीनों ने ये जांच कमेटी के सामने कहा कि हमने शिकायत वापस नहीं ली, लेकिन जांच कमेटी ने ये कतई उचित नहीं समझा कि जब भुगतान हुआ था तब तो आपके लगे हुए हैं ये कि हमने जांच, हम संतुष्ट हैं, काम हो गया है, इनको भुगतान कर दिया जाए, इन तीनों मानुआ। और बाद में ये तीनों जब कलेक्टर की जांच आती है तब ये कहते हैं कि नहीं, हमने तो हम काम से संतुष्ट नहीं है, हमने हमारी शिकायत वापस नहीं ली। तो नहीं ली तो जब आपने भुगतान करना था तब तो आपने इसको कहा, तो 1 साल तक आप चुप कैसे बैठे रहे? तो वो दाढ़ में काला कहीं न कहीं शो करती है। जब तो समान आएडो जब तो की बोलिया बोली, और बाद में रड़क काट नहीं, जब टप नहीं बोलेगी। 1 साल तक क्यों नहीं बोले? क्योंकि ये तो मार्च 2022 में भुगतान हुआ था और जांच कमेटी आती है अगस्त 2023 में। तो 1 साल अगर आपकी बार बार कह रहे हैं नहीं जी आपने वापस ली थी शिकायत, उसके उपरांत भुगतान हुआ, तो 1 साल तक क्या चुप बैठे? और 1 साल बाद आप कह रहे हो, तो जांच कमेटी ने भी ये मुनासिब नहीं समझा क्या कि फॉरेंसिक जांच कराओ, इनकी ये एफएसएल तो कराओ। मैंने ये मुद्दा उठाया था न्यायाधीश के समक्ष भी, मैंने कहा साहब ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारे फर्जी हस्ताक्षर हैं, तो जांच तो कराओ, अन्य तो 420 मत ले। एक कदी तो क्या मैं शिकायत वापस ले ली, कदी क्या मैं वापस ली को नहीं, और पहली शिकायत करी हैं, जो भी है। ईश्वर पे विश्वास था, न्याय व्यवस्था में विश्वास था, आखिरकार न्याय मिला। वो बात मैं आपसे यहाँ साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अपनी बात में ये कह रहे हैं आप वकील साहब, आप पॉइंट नोट करो। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि कुएं और सेप्टिक टैंक तो घरों भी बने हुए थे, तो फिर भौतिक सत्यापन क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए। आप खुद कंफ्यूज हो कि सड़क में से हटाने थे या घर में से हटाने थे, आप खुद ही कंफ्यूज हो। और जिन श्रीमान जी ने मेरे शिकायत की थी, ये भी आपके सामने एक बात साझा करना चाहूँगा कि ये डीपीआर, जो सीवरेज प्रोजेक्ट की डीपीआर है, उन श्रीमान जी के समय ही बनी थी और 8,208 कुई और सेप्टिक टैंक नामित किए गए थे और 8,208 कुई और सेप्टिक टैंक को हटाए जाने का उस टेंडर में पार्ट लिया गया था, न कि ये एडिशनल पार्ट उस टेंडर का पार्ट है, जिसमें से 4,700 कुछ कुई और सेप्टिक टैंक हटाई गई, नहीं हटाई गई, क्योंकि मेरे टाइम में काम नहीं, मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता।